नमस्कार, मैं रुमान हाशमी। हमारे साथ हैं अमेरिका से आए हुए डॉक्टर भरत बड़ाई। डॉक्टर भरत बड़ाई अमेरिका में भारत अमेरिकन कम्युनिटी फाउंडेशन के चेयरमैन हैं। लंबे समय से अमेरिका में रह रहे हैं। अमेरिका में जो भारतीय डायस्पोरा है उनके साथ मिलकर के ये वहाँ भारत अमेरिका के बीच सामाजिक सांस्कृतिक जो कॉपरेशन है उसको बढ़ाने का काम करते हैं। साथ ही भारतीय अप्रवासी की वहाँ क्या भूमिका है उसको भूमिका को भी ये और बेहतर बनाने का भारत अमेरिकन जो समाज है उसके साथ बेहतर तालमेल रख करके अमेरिकन सोसाइटी में एक पॉजिटिव किरदार भारतीय कम्युनिटी निभाए और किस तरह से निभा रहा है उसे लेकर के भी बात करेंगे। साथ में जियो पॉलिटिक्स जो अमेरिका इजराइल वर्सेस ईरान वॉर है इस पर से भी इस मुद्दे पर भी बात करेंगे। थैंक यू डॉक्टर नमस्कार। भरत। अब आप सर पहले मुद्दा तो ये बताएं कि वहाँ थोड़ा सा परिचय दें, जो आपका फाउंडेशन है वो किस तरह की भूमिका निभा रहा है और उससे भारतीय अमेरिका और भारत के संबंध है उसको मजबूत करने में कितना अहम रोल इसका है। यूएस इंडिया कम्युनिटी फाउंडेशन वो जो भारत से लोग आते हैं, पॉलिटिशियंस, बिग सर्वेंट्स, और भारतीय कम्युनिटी जो शिकागो एरिया में है उसके साथ डायलॉग इस्टेब्लिश करती है। हम्म, तो 2023 में प्रधानमंत्री आए थे तो उसका जो प्रोग्राम वॉशिंगटन डीसी में रेगन सेंटर में हुआ था हाँ हाँ, हमने स्पॉन्सर किया था। अभी अभी मीनाक्षी लेखी जो पहले जी, विदेश हाँ प्रधानमंत्री हाँ, वो आई थी, उसका स्पॉन्सर किया था। पुरुषोत्तम रूपाला आए थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। हम्म, तो ऐसे जो गेस्ट आते हैं हम्म, तो हम भारतीय समाज सेवका में जी, और जो भारत से आते हैं उसके बीच डायलॉग करवाते हैं। हम्म, फिर जो कांग्रेसमैन और सेनेटर हैं उसको रिप्रेजेंटेशन करना है हम्म, इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी का, वो भी हम करते हैं। हम्म, तो पॉलिटिकल, सोशल, नॉन पार्टीजन, नॉन बात, इट इज़ बिटवीन इंडियन अमेरिकन एंड गेस्ट फ्रॉम इंडिया। तो एक डेलीगेशन भी आया था, सब पार्टी का, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स का। तो टीएमसी के भी लोग थे, तमिलनाडु से डीएमके भी थे, बीजेपी के भी थे, कांग्रेस के। हम तो सबसे करते हैं क्योंकि जब हम उनको बोलते हैं कि आप अमेरिका आते हो, कुछ भी पक्ष के हो, आप हमारे मेहमान हैं और हम आपके साथ ऐसा ही व्यवहार करेंगे, डीएमके के हो या टीएमसी के हो किसी या भी पार्टी के हाँ हो। किसी भी पार्टी के हो। हाँ। अच्छा, वहाँ जो भारतीय समुदाय है करीब 55 लाख है। हाँ, तो वोट जो इलेक्शन होता है हर 4 साल पे उसको लेकर के 55 लाख एक हैंडसम वोट है। ये कैसे डिसाइड करती है कि हम रिपब्लिकन को देंगे या डेमोक्रेट को देंगे? इसमें आपकी संस्था कोई रोल करती है? पहले जो 55 लाख है उसमें से वोटर तो 31 लाख है, 31 लाख। क्योंकि स्टूडेंट वाले हैं, ग्रीन कार्ड वाले हैं। ग्रीन कार्ड वाले वोट नहीं कर सकते, हाँ जी। जो H1B वीज़ा वाले हैं वो वोट नहीं कर सकते। हम्म, तो कभी 31 लाख वोटर्स हैं, सब पढ़े लिखे हैं। हम्म, आप उसको नहीं बता सकते कि तुम डेमोक्रेट को वोट करो या रिपब्लिकन करो। मैं मेरी बेटियों को भी नहीं बताता कि तुम कितना वोट करो, हाँ हाँ, क्योंकि वो स्मार्ट लोग हैं, दे डू इट। दूसरा कि यूएस इंडिया कम्युनिटी फाउंडेशन इज नॉन पॉलिटिकल। हम्म, सो वो बीच में नहीं आता है कि तुम रिपब्लिकन का वोट करो, इसका वोट करो। हम्म, इंडियन कम्युनिटी स्मार्ट, दे मेक देयर ओन डिसीजन। ओके। मतलब ये है कि जो जैसे कि वहाँ अमेरिका में जो ज्यूस कम्युनिटी है उनका संगठन है, एपेक है। हाँ, ठीक है। और एपेक खुल के लॉबिंग करते हैं वो। ज्यूश कम्युनिटी और इसराइल के लिए। हाँ, इजराइल के लिए। और इजराइल के को लेकर के डेमोक्रेट या रिपब्लिकन में कौन ज़्यादा बेहतर है पॉलिसीज़ को लेकर के उस पे वो लॉबिंग करते हैं। न्यूयॉर्क में भी जो मेयर चुनाव में भी हाँ, लेकिन ममदानी। वो क्या हाँ, करते हैं, इंडिविजुअल कैंडिडेट को सपोर्ट करते हैं, दोनों, रिपब्लिकन हो या डेमोक्रेट हो। किसी एक तरफ वो नहीं आते हैं। नहीं,
और ये जो है दोनों को सपोर्ट करेगा वो कैंडिडेट को कि ये 20 कांग्रेसमैन है, रिपब्लिकन है, अगर इजराइल को और जूइश कम्युनिटी को सपोर्ट करेगा तो उसको पैसा देंगे, और ये 18 डेमोक्रेट हो तो उसको देंगे। वो बाई पार्टीजन है। भारतीय कम्युनिटी में भी ऐसा ही है, कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ डेमोक्रेट को सपोर्ट करो या रिपब्लिकन को सपोर्ट करो। जो कैंडिडेट भारतीय लोगों के लिए अच्छा रहेगा उसको सपोर्ट करते हैं लोग। बात इजराइल की शुरू हुई एपेक के ही बहाने से ही, तो जंग को लेकर भी बातचीत करते हैं। जो ये वार चल रहा है, इजराइल और अमेरिका ने मिलकर के ईरान के अगेंस्ट किया, और इस ग्राउंड पे किया कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकन प्रेसिडेंट का जो बयान आया कि हमें ये बताया गया कि अगर हमला नहीं करते हैं तो ईरान इनिशिएटिव लेगा और अमेरिका पे हाँ, अमेरिका पर अटैक करेगा। और लेकिन ये वार को लेकर के आयतुल्ला अली खमेनई जो मारे गए, बार बार ये कहते थे कि अगर जंग हुआ तो रीजनल वार हो गया, ये सिर्फ 2 स्टेट के बीच में नहीं होगा, रीजनल वार होगा। और जो अब सीन बन गया है मारे जाने के बाद, वो रीजनल वार की ही शक्ल है। तो क्या लग रहा है कि ये वार बढ़ेगा, ये रीजनल वार ग्लोबल वार की शक्ल ले लेगा? आप इसे कैसे ग्लोबल देखते नहीं हैं? जाएगा, जो रहेगा तो रीजनल ही रहेगा, क्योंकि रशिया उसमें पड़ने वाला नहीं है। वो आर्म्स सप्लाई करेगा ईरान को, लेकिन वो पड़ने वाला नहीं है। उसके पास खुद आर्म्स नहीं है यूक्रेन में लड़ने के लिए, तो कैसे दूसरे को देगा? देखो, भारत को जो आर्म्स बेचना था वो भी डिले हो रहा है, क्योंकि उसके पास उतना सामान नहीं है। चाइना इज ऑलवेज फॉर चाइना। चाइना ईरान को शस्त्र भेजेगा, क्योंकि उसके ईरान का ऑयल चाहिए। अभी देखो, ईरान का 90% ऑयल अभी तो चाइना को ही जाता है, ठीक है? तो चाइना को इंटरेस्ट सिर्फ ईरान में ऑयल का है, और उसके सामने वो अपना शस्त्र ईरान को बेचता है। कभी ईरान का 80% आर्म्स, जैसे पाकिस्तान का 80% आर्म्स चाइना से आता है, ईरान का भी उसके पास ही आता है। सो अगर जो खर्ग आइलैंड है जिस पे हमला किया है, अमेरिका ने अटैक किया, मिलिट्री ही किया है, हाँ मिलिट्री किया है, ऑयल डिपो पे नहीं किया अगर है। जो चाइना को नुकसान करना है, उसने जो खर्ग आइलैंड पर ऑयल इंस्टॉलेशन को खत्म कर दिया जी, क्योंकि ऑयल तो सब 90% वहां तो से चाइना जाता है, को जाता है, तो चाइना को नहीं मिलेगा। तो वो तो अमेरिका चाइना के तो बीच। क्या ये लगता है कि ये जंग है, ये बेसिकली चाइना अमेरिका के बीच में जो इकोनॉमिकल वॉर चल रहा है, उसमें चाइना को कंट्रोल करने के लिए अमेरिका इजराइल ने चाइना पे अटैक किया है? या फिर ये भी कह सकते हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू, जैसा उनका बयान आया कि वो 40 साल से इसकी तैयारी में थे, कई अमेरिकन प्रेसिडेंट को कन्विंस करते थे, लेकिन आखिर डोनाल्ड ट्रंप कन्विंस हो गए। और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ये देख रहे हैं कि चाइना अमेरिका के मुकाबले फिनेंशियली, इकोनॉमिकली एंड मिलिटरीली मजबूत होता जा रहा है। उसकी वजह बहुत हद तक पेट्रोल है, और इस पेट्रोल को जो आपने कहा 90% वो ईरान से लेता है, तो इस पर लगाम लगाने के लिए अमेरिका ने अटैक किया ईरान पे कि अगर ईरान पे रिजिम चेंज होता है, पहलवी आ जाते हैं या कोई और प्रो लीडर, अमेरिकन प्रो लीडर आते हैं, तो उससे इजराइल का भी पर्पस सर्व होगा और अमेरिका का भी पर्पस सर्व होगा, और चाइना को जो तेल मिलता है थोक के हिसाब से वो चाइना लेता है ईरान से, वो तेल लेना मिलना उसे बंद हो जाएगा। ऐसा है कि अगर उन्होंने ईरान से तेल चाइना को जाने के लिए बंद किया, तो चाइना को उतना ऑयल रशिया से मिल सकता है, क्योंकि रशिया का ऑयल एक्सपोर्ट भारत और चाइना के सिवा सारे यूरोप को बंद हो गया है। लेकिन उसका प्राइमरी पर्पस क्या था? सब जानते थे कि ईरान झूठ बोल रहा है न्यूक्लियर वेपन्स के लिए। न्यूक्लियर प्लांट में चलाने के लिए 5% यूरेनियम चाहिए। इन लोगों ने 60% एनरिच यूरेनियम बनाया था, तो कैसे, कौन प्लांट के लिए था? और दूसरा, 100 फीट अंडरग्राउंड कंक्रीट टनल में क्यों बनाते थे? अगर उनका पर्पस ये था कि हमको सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम चाहिए, तो कर सकते थे, ऊपर 5% यूरेनियम एनरिचमेंट कर सकते थे, कोई उसको नहीं बताता। तो ईरान झूठ बोल रहा था, और जैसे उसने बम बनाया, क्योंकि वहाँ विटकॉफ ने ये बताया कि ईरानियनों ने बोस्टिंग किया
कि हम कुछ दिन में ही 11 न्यूक्लियर बॉम्ब बनाएंगे। ये जो 456 454 किलोग्राम 60% यूरेनियम है एनरिच, उसे हम 10-11 दिन में बना सकते हैं बम। बट उससे तो 90% तक इंडिविजुअल चाहिए। 60% से क्रूड बम बनता है, 90% से बड़ा बनेगा। तो उन्होंने बनाया कि हम बम बना देंगे। अब इजराइल देख, क्योंकि ये आयतुल्ला कितनी बार बोल रहा था कि इजराइल इज अ वन बॉम्ब कंट्री, जैसे हमारे हाथ में बॉम्ब आएगा तो हम इजराइल पर डालेंगे और इजराइल को ख़त्म कर देंगे। अब 6 मिलियन जूस को हिटलर ने ख़त्म किया था। अब इजराइल के पास तो न्यूक्लियर वेपन है। वो ईरान को कभी भी न्यूक्लियर वेपन नहीं लेने देंगे, वो तो उनका था। और नेतन्याहू बहुत स्ट्रांग प्राइम मिनिस्टर है। तो व्हाट वाज द ट्रिगर ये था कि अगर ईरान थोड़े ही दिन में न्यूक्लियर बॉम्ब बनाएगा तो इट विल बिकम एन इरिवर्सिबल सिचुएशन। फिर उसके बाद न्यूक्लियर बॉम्ब है तो सबके दादागिरी करेगा। ये जो मिडल ईस्ट के देश हैं, कुवैत, कतार, बहरीन, यूनाइटेड अरब अमीरेट, सऊदी अरेबिया, ये सबको डर था कि अगर ईरान के हाथ में न्यूक्लियर वेपन आ गया तो हम सबको डराएगा, हम सबको कब्जे में ले लेगा, क्योंकि उन लोगों को छोटे छोटे देश हैं। तो ये लोग पहले से ब्रिटिश ट्रूप रखते थे, अभी भी ब्रिटेन के तो बेस तो है, पर अमेरिका के बड़े बेस है, क्योंकि उसको डिफेंड कौन करेगा। अब क्या हुआ है कि ये 4-5 साल में युद्ध का सारा मोड बदल गया है। ये सब इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर गया। देखो, ये ऑपरेशन सिंदूर, कोई सोल्जर नहीं गया, कोई टैंक नहीं चली, कोई इन्फेंट्री नहीं चली, सारा वॉर ड्रोन और मिसाइल से ही होता है। इवन एयरक्राफ्ट फाइटर की जरूरत नहीं है। तो इजराइल के पास आप कुछ भी बोले, देखो सारी दुनिया में यहूदी की पॉपुलेशन कितनी है, 0.2%, और नोबेल प्राइज 22% यहूदी लोगों को मिले, और बहुत होशियार लोग हैं। और इलेक्ट्रॉनिक्स में तो यहूदी लोग बहुत होशियार हैं। इजराइल ने बाइडेन को भी बोला था, ट्रंप को भी बोला था, हम अकेले ईरान को ख़त्म कर देंगे। अब बोलेगा तो इजराइल तो छोटा देश है, 10 मिलियन का है, लेकिन इजराइल में हर एक मेल हाई स्कूल खत्म हुआ 3 साल कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग, और हर लड़की को 2 साल कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग। तो अब देखो, उसके पास अगर 45 साल का भी आदमी है, लेकिन उसने 3 इयर्स तो आर्मी ट्रेनिंग मिली है। और काफ़ी लोग रिजर्विस्ट 1 साल में 2 हफ्ते उनको रिजर्विस्ट में जाना पड़ता है। तो पॉपुलेशन उसकी 10 मिलियन है, लेकिन उसके 5 या 6 मिलियन लोग ऐसे हैं कि हु आर ट्रेन्ड मिलिट्री। तो इसीलिए, और अभी जब ड्रोन वॉरफेयर हो गई है और मिसाइल वॉरफेयर हो गई है, और जो आयरन डोम है एंटी मिसाइल, वो तो इजराइल ने डेवलप किया था, और अभी जो लेजर डोम है, मैं बताऊँ आपको कि दिस इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट फेज ऑफ वॉरफेयर। एक मिसाइल को तोड़ने के लिए दूसरी मिसाइल चाहिए, लेकिन इट्स एन एक्सपेंसिव थिंग। इजराइल ने अब जो लेजर डोम किया है, हाई पावर लेजर, उसको पिघाल देगा। ये मिसाइल आई हाई पावर, उसको खत्म कर देगा। तो दिस इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट वॉरफेयर। लेकिन ये भी देखने की बात है कि लेजर जो है वो कितनी देर में, टाइम क्या लेगा उसको पिघालने में। अगर मिसाइल का जो स्पीड है वो तो 12,000 लाइट आवरली के हिसाब से, वो घंटे के हिसाब से ट्रेवल कर रहा है। देखो, तो अगर लेजर मारते हैं, क्या इतना इजराइल सक्षम हो गया है कि लेजर मारते हैं और मारते ही तबाह, जैसे आयरन डोम काम करता है? देखो, या इट विल टेक सम टाइम? नहीं, लेजर का हीट जो है, व्हाट इज द फास्टेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड? स्पीड ऑफ लाइट, 1,86,000 लाइट, ठीक है। लेजर इज अ लाइट, इट गोज एट द स्पीड ऑफ लाइट जाने में और उसको खत्म कर देने, पिघला देने में, ठीक है ना, दोनों में फर्क है। हाँ, तो उसको वहीं खत्म कर देगा और वो पिघल जाएगा। दिस इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट वर्ल्ड। अभी उसने 28 दिसंबर 2025 में पहला लेजर डोम शुरू किया है। अब वो बनाते जाएगा, एक्सपेरिमेंट करते हो। देखो, जर्मनी में भी इजराइल की एरो 3 मिसाइल से अपने डिफेंस के लिए इजराइल से लिया है जर्मनी।
और अमेरिका ने भी बोला कि हमको लेजर डोम चाहिए, हम्म, वो भी डेवलप कर रहा है, लेकिन इजराइल के पास लेजर डोम ये सब लोग ले रहे हैं। हम्म। अब देखो 2-3 साल में सब लेजर डोम से चालू होगा, अरे क्योंकि ये जंग कितनी लंबी चलेगी? वो तो मालूम मतलब नहीं है। ये नेतन्याहू तो कहते हैं कि 5-6 वीक से ऊपर चलेगा। डोनाल्ड ट्रम्प का ये बयान आता रहे कि अब तो कुछ बचा नहीं, सब खत्म, ऐसा फिनिश। अब तो ऐसा है कुछ, कि अब फन के लिए कुछ हमले करेंगे। नहीं, कल उन्होंने ऐसा बयान दिया, फन के लिए कुछ हमले हमले करेंगे। मेरा ख्याल है और कि नेतन्याहू का बयान आता है कि अभी भी थाउजेंड ऑफ टारगेट है। टारगेट तो दूसरे होंगे, लेकिन मेरा ख्याल है कि ईरान के काफ़ी मिसाइल्स लास्ट जून जुलाई में ख़त्म हुए। हम्म, अभी जो बचे हैं अबाउट हाफ और मोर वो फायर कर रहा है। हम्म, ट्रम्प ऐसा बोलते हैं, मैं तो मिलिट्री एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन जो पढ़ता हूँ अभी उसके पास करीब 20% मिसाइल और ड्रोन बचे हैं। वो क्या करते हैं अभी बमबारी में कि उसकी जो प्रोडक्शन फैक्ट्री है, उसके पास जो था मिसाइल वो तो छोड़ रहे हैं, यस। लेकिन नए मिसाइल्स और नए ड्रोन बनाना है, तो अभी उसके पर बमबारी चल रही है कि उसकी फैक्ट्रियाँ सब खत्म कर दो। तो कल आया कि एक जो इंडस्ट्रियल था वहाँ 15 वर्कर्स मर गए ईरान के, और ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री थी, तो उसने वहाँ बमबारी के खत्म कर दिया। तो ईरान को नए ड्रोन और नए मिसाइल कहाँ से आएंगे? रसिया से तो नहीं आ यस, सकेगा, वो तो वो उसके वॉर पास में खुद उलझा नहीं है। है। चाइना बेच सकता है, चाइना शायद नहीं भेजेगा, क्योंकि ट्रम्प उसके साथ डील करेगा कि देखो हम तुम्हारे खर्ग आइलैंड पर ऑयल का नहीं अटैक करेंगे, बट इन रिटर्न यू डोंट गिव एनीथिंग टू। टर्न तो फ्रांस, इंग्लैंड, वो साउथ तो कोरिया कोई के नहीं साथ देगा। चाइना को भी कहा है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को हाँ, खोलने के लिए अपना शिप भेजें। हाँ, क्योंकि चाइना को इंटरेस्ट है यस। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला रहे और खर्ग आइलैंड खुला रहे, यस। क्योंकि अमेरिका ने अगर खर्ग आइलैंड में उड़ा दिया, वो तो एक दिन के बमबारी में सब ऑयल इंस्टॉलेशन खत्म कर सकता है। तो फिर चाइना को ऑयल कहाँ से मिलेगा? हाँ, दूसरे देशों से मिलेगा, लेकिन चाइना का 15% ऑयल कम्स फ्रॉम हियर, खर्ग आइलैंड। हाँ, अच्छा, बात अब भारत और अमेरिका के रिश्तों की करते हैं। पहले तो ये बताएं कि H1 वीज़ा का क्या स्टेटस है? अब जो फीस बढ़ा दिया है $1 लाख, इससे तो बहुत सारे भारतीय को अब जाना नामुमकिन हो गया है। इसको लेके आप लोग कुछ कर रहे हैं, एड्रेस कर हम रहे हैं? कर रहे हैं, लेकिन मामला क्या है, हम्म, वो लोग क्या चिल्लाते हैं कि हमारे अमेरिकी जो ग्रेजुएट है उनको जॉब नहीं मिल रही है, हम्म, और ये जो भारत से लोग आते हैं, हम्म, क्योंकि 85,000 जो H1B वीज़ा है उसमें 65,000 तो भारत के लोगों को मिलते थे हम्म, अभी तक। हम्म, तो बोलता है कि ये भारतीय लोग हमारी सब जॉब ले रहे हैं। हम्म, अब बात ये है कि भारतीय लोग काम ज़्यादा करते हैं, यस। 10 घंटा 12 घंटा करना है तो करते हैं, हम्म, पूरी ईमानदारी से करते हैं। ये अमरीकी लोग, अपना देश है, ठीक है, चलता है। इवन हमारे बेटे भी ऐसे, बेटियां भी सोचती है। हम्म। तो थोड़ा कैजुअल जॉब, एडॉक हाँ, टाइप का जॉब ज़्यादा करते हैं कुछ आवरली। तो जो एम्प्लॉयर है हाँ, हाँ, उसको ऐसा आदमी चाहिए कि जो काम डेडिकेटेड करेगा हो। बराबर। हम्म, एम्प्लॉय को तो अभी वोट तो उनका है, 70% तो वाइट पॉपुलेशन यस, है, यस। इवन ब्लैक पॉपुलेशन करीब 12% है। एंड लैटिन हाँ, लैटिनो उतना पॉलिटिकली अवेयर, हाँ, कंबाइंड नहीं है, कंबाइंड नहीं है। लेकिन ठीक। जो वाइट लोग हैं, थोड़े ब्लैक लोग, वो बोलते हैं कि हाँ ये सब लोग प्रदेश से आते हैं, हमारी सब जॉब ले रहे हैं। हम्म, देखो एथनिक ग्रुप में आप देखो तो जूइश लोगों से और भी भारतीय लोगों पर कैपिटा इनकम भारतीय लोगों की है। ज़्यादा हाँ, है जूस से। जूस से भी ज़्यादा है। बस, तो ग्रेट फिर अचीवमेंट। जेलसी तो तो होती, जेलसी तो हो गया फिर। तो जेलसी तो होती है। हाँ, हाँ, तो कहाँ से लगाएंगे? तो हम्म, बोलता है H1B। ना H1B में भारतीय लोगों ने मिसयूज भी किया, हम्म, कोई बोगस लोगों को बोगस कंपनी बना के H1, वो भी अच्छा, चलता है, वो चलता है। तो वो भी वो निकाल लूप देंगे। होल को इस्तेमाल करते हैं। हाँ, अभी क्या है, जो 100,000 है हम्म, वो भारतीय लोग भारत से आए उसके पर है, हम्म, लेकिन जो अमेरिका में है ऑलरेडी उसके हम्म, पर नहीं है। जी। तो अगर कोई, अमेरिका, जो अमेरिकन बॉर्न इंडियन है नहीं जो, नहीं, वो तो कुछ नहीं, वो तो कुछ। लेकिन अगर आपका H1B वीज़ा है हम्म, अभी, हम्म, तो आपको 100,000 नहीं देना है। लेकिन अगर आप अमेरिकी यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट हो और ग्रेजुएट हो, हम्म,
तो आपको H1B वीजा चाहिए, कन्वर्ट F1 दैट स्टूडेंट वीजा टू H1B, उसके ऊपर 100,000 नहीं है, अच्छा। सिर्फ भारत देश से लाओ। तो अभी क्या होगा कि पहले जो IIT में और सब जगह रिक्रूट करते हैं वो कम हो जाएगा, क्योंकि ये माइक्रोसॉफ्ट को कोई बड़ा होशियार लड़का मिला तो बोलेगा चलो एक 100,000 दे देंगे दे एक बार, देंगे। यस। क्योंकि इट इज वन टाइम थिंग, या नॉट एवरी ईयर। यस। लेकिन जो यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय में पढ़ता है, मास्टर्स हुआ IT में, उसको जॉब चाहिए तो उसके लिए 100,000 नहीं है। तो फिर तो ऐसे तो बहुत सारे हजारों स्टूडेंट होंगे, तो वापस हाँ भारत हाँ आना पड़ेगा पढ़ाई कंप्लीट करके। हाँ, नहीं वो स्टूडेंट में से अगर उनको जॉब मिला, मिला तब। हाँ बट ज्यादातर सिनेरियो में तो सभी हाँ, स्पॉन्सर तो करेंगे नहीं। देखो टेक्सास में गवर्नर ने बताया कि कोई भी यूनिवर्सिटी या कोई भी गवर्नमेंट H1B वीजा के कहाँ भी हो, चाइना के हो, इंडिया के हो, नेपाल के हो, किसी H1B वीजा को हायर नहीं करेंगे। तो काफ़ी एम्प्लॉयर ऐसे बोलता है ना, पंगा नहीं लेना है अमेरिकन गवर्नमेंट से, ट्रम्प से पंगा नहीं लेना है, तो चलो H1B वालों को मत हायर करो। हम्म। तो काफ़ी लोग ऐसा। मतलब ट्रम्प अपने डोमेस्टिक जो ऑडियंस हैं, ऑडियंस नहीं बोलेंगे, नेशनल बोलेंगे, सिटीजन, डोमेस्टिक सिटीजन जो है कंट्री के, से लेके बाहर के दुनिया के लोगों को भी डराने में कामयाब हो गए क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उसके कोई पंगा नहीं लेना चाहते हैं। ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर उसके साथ पंगा नहीं लेना चाहते, जर्मनी के नहीं लेना चाहते। देखो स्पेन के प्रधानमंत्री सैंचेज ने बोला कि नहीं हम सपोर्ट नहीं करेंगे, तो उसने बोला ओके आई विल कट ऑफ ट्रेड विथ स्पेन। यस यस। इफ दैट हैपन, स्पेन पीपल वर वंडरिंग क्या होगा, क्योंकि काफी लोग अमेरिका को एक्सपोर्ट करते हैं। देखो चाइना, चाइना का सबसे पैसा ज्यादा कहाँ से आता है, अमेरिका से आता है। तो सब लोग, भारत का देखो 86 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट हर साल में होता है। सो लोगों को पैसे भी तो सोचता है ना, अगर अमेरिका में एक्सपोर्ट नहीं किया तो काफी लोग जो कपड़ा बनाते हैं या उनको जॉब एमएसएमई इंडस्ट्री हाँ को तो वो बड़ा चली जाएगी। नुकसान हो जाएगा, बड़ी लेदर है, ज्यादा। श्रिम्प यस एक्सपोर्ट है, वो यस सब चली जाएगी। यस। तो हर सरकार को सोचना तो पड़ता है अपने लोगों के लिए। हाँ देखो भारत सरकार भी सोचती है कि हमारे 10 मिलियन वर्कर्स मिडिल ईस्ट में हैं, हाँ। तो ईरान का पक्ष लेगी या यूनाइटेड अरब एमिरेट, सऊदी अरेबिया, बहरीन, कतार, कुवैत का लेगी, क्योंकि अपने 10 मिलियन वर्कर्स तो मिडिल ईस्ट में है। अच्छा, ऐसा ऐसा क्या हुआ कि जो पहला कार्यकाल था, फर्स्ट टेन्योर था डोनाल्ड ट्रम्प का, उस वक्त उस टेन्योर में भारत के प्रधानमंत्री के साथ, नरेंद्र मोदी के साथ पर्सनल बॉन्डिंग बड़ी अच्छी थी दोनों नेताओं के बीच में। हाउडी मोडी ह्यूस्टन में जो हुआ था कॉन्क्लेव हुआ, और सेकेंड टेन्योर में एकदम से ये इस रिश्ते में खटास जो देखने को मिल रही है, इसकी उसमें दो इसकी क्या वजह है? उसमें दो आदमी हैं। हाँ, वन इज स्टीवन मिलर। हाँ, ट्रम्प तीन आदमी को सुनता है। हाँ, एक विटकॉफ जो उसका निगोशिएटर है, वो पुतिन के साथ भी निगोशिएट में जाता है, रशिया के साथ भी वही था। हाँ, दूसरा है स्टीवन मिलर, हाँ, ही इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंटी इमिग्रेंट पर्सन ओके, व्हाइट हाउस में। हाँ, हाँ, और तीसरा आदमी है ट्रेडिंग में। हाँ, तो ये तीन लोगों की ही चलती है। ओके। उसकी बेटी का भी नहीं सुनता, उसके दामाद का भी दामाद नहीं के। सुनता, वो बेटा है कृष्णर को, हाँ हाँ। लेकिन ये तीन लोगों की चलती है। सो पहले ही ट्रम्प के में ये लोग नहीं थे। ये सेकंड टेन्योर में ये तीनों हाँ, आए। तो तो दे आर द वंस हु आर तो डिटरमिनिंग। फिर ये लगता है कि ये जो खटास है, ये रिश्ते में दूरी जो आई है, ये बनी रहेगी या ये दूर रिजॉल्व होगा ये? रिजॉल्व जैसे होगा। कि टैरिफ को भी 18% किया, ठीक है ना, पहले बढ़ा दिया था, 50 तक ले गए थे। अभी तो 10% हो गया, हाँ, 10% किया। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला। हाँ, अभी वो क्या करता है, देर आर डिफरेंट सेक्शंस ऑफ यूएस ट्रेड लॉस। yes, तो उसने जो सेक्शन लगाया था 252, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये आप नहीं कर सकते, लेकिन दूसरे दो तीन भी हैं क्लॉज। तो अभी क्या किया, उन्हें 10% लगा दिया फॉर 150 डेज, ओके। बट दैट इज ओनली फॉर 150 डेज। अब आपने परसों सुना होगा कि उन्होंने 60 देशों के सामने ट्रेड इन्वेस्टिगेशन लगाया है। तो ट्रेड इन्वेस्टिगेशन के बाद अगर बोलेंगे कि ये लोग अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस कर सकते हैं, ऑफिशियल फाइंडिंग चाहिए। उस फाइंडिंग को लेकर बोलेगा ओके नाउ वी आर गोइंग टू पुट 18%, वी आर गोइंग टू पुट 20%।
based on what they have found in the practice. हम्म, थोड़ा लंबा रूट है, लेकिन Yeah. उसके पास 150 दिन है, तो कभी 60 या 90 दिन में वो फाइंडिंग आ जाएगा, फिर लगा देगा। तो ये रिश्ते फिलहाल जैसे हैं दोनों नेताओं के बीच में, ये रिश्ते ऐसे ही रहेंगे क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एक लीडर माने जाते हैं, कुछ फर्म डिटर्मिनेशन वाले देखो, कि झुकना नहीं है। डेमोक्रेसी में एवरी लीडर हैज टू लिसन टू हिज वोटर्स। नरेंद्र मोदी को भारत के लिए क्या अच्छा है वो करना है, नहीं तो भारत के लोग उसको फेंक देंगे। ट्रम्प को अमेरिका के लिए क्या करना है वो सोचना है, क्योंकि उसका वोट चाहिए। सो डेमोक्रेसी में दोनों लीडर को अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए क्या अच्छा है वो करना पड़ता है। पुतिन को ऐसा नहीं है, जी को ऐसा नहीं है, आयतोला को ऐसा नहीं था, अगर लोगों ने बोला मार डालो उनको। सो ये डेमोक्रेसी में हो तो चलेगा, एंड समटाइम्स दोनों का एक बराबर नहीं मिलेगा, तो मोदी को जो भारत के लिए अच्छा है वो करना पड़ेगा, ट्रम्प को जो अमेरिका के लिए अच्छा है वो करना पड़ेगा। हाँ। चलिए डॉक्टर साहब, सही इस है। बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सवालात तो बहुत थे, लेकिन आपके पास समय कम है, हाँ, मुझको और फिर नेक्स्ट नेक्स्ट मुलाकात टाइम व्हेन वी कम। नेक्स्ट, हाँ, यस, ठीक है।